हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करेंगे एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के लिए आपकी क्लासेस, जिसमें मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर दूंगी एक्सप्लेनेशन के। उसके बाद एमसीक्यूज़ स्टार्ट करूंगी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अगर आपको पता रहेगा तो एमसीक्यूज़ पे थोड़ा बढ़िया पकड़ बन जाएगा और उसके साथ साथ आपका थ्योरेटिकल पार्ट भी तैयार हो जाएगा। और कुछ बिज़ी होने की वजह से वीडियोज़ नहीं अपलोड हो पा रही हैं, बट मैं कोशिश करूँगी अब से कि वो अपलोड होते रहे समय समय से। आपको किसी टॉपिक पे डाउट होगा तो वो आप पूछ लीजिएगा और कुछ सजेशंस भी आप दे दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉरपोरेट गवर्नेंस, ये आपका सेकेंड यूनिट है। इसमें जैसे फर्स्ट यूनिट आपका बिजनेस एथिक्स है तो उसको बाद में करेंगे, पहले कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या होता है इससे रिलेटेड समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट। तो जैसे कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है प्रशासन, हिंदी में हम कहते हैं, जिसमें एक ऐसी प्रक्रिया के अंतर्गत जो पावर में लोग होते हैं, जिनके पास सत्ता होती है, वो डिसीज़न लेने का काम करते हैं और वो डिसीज़न किसी भी सोशल सिस्टम को, उसके स्ट्रक्चर को और उसके प्रोसेस को अफेक्ट करता है, मतलब उस पर उसका प्रभाव रहता है। जैसे अगर बात करें गवर्नमेंट कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है, कुछ डिसीजंस लेती है, जिसकी वजह से जो पब्लिक है उस पर कुछ प्रभाव पड़ता है, जो उसका स्ट्रक्चर है उस पर कुछ प्रभाव पड़ता है। तो वैसे ही होता है आपका प्रशासन, कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस में क्या होता है कि वो एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कॉरपोरेशन में जो लोग होते हैं, यानी कि निगम में जो लोग हैं, वो डिसीजंस लेते हैं, जिसकी वजह से आपका कॉरपोरेट यानी कि कंपनी पर प्रभाव पड़ता है। तो अब कॉरपोरेट गवर्नेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है और उसके साथ साथ ईजी भी है। जैसे मान लीजिए कंपनीज़ में डिसीज़न कौन लेता है, जो उसके मालिक होते हैं। तो कंपनीज़ को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या करते हैं, अपने इक्विटीज़ को डाइल्यूट करती हैं, मतलब बांटते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कंपनी की ऑनरशिप कई लोगों के हाथ में हो जाती है। कुछ शेयर होल्डर्स के पास ज़्यादा शेयर्स होते हैं, कुछ शेयर होल्डर्स होंगे जिनके पास कम शेयर्स होंगे। तो ऐसे करके वो इतना ज़्यादा डाइल्यूटेड हो जाता है कि जो डिसीज़न मेकिंग होता है वो अलग अलग हाथों में हो जाएगा। तो अब जब डिसीज़न लिया जाएगा तो ये सभी व्यक्ति उपस्थित होने चाहिए वहाँ पर, तो जनरल पब्लिक भी उसमें इंक्लूड रहती है। तो क्या होता है, ये लोग जो माइनॉरिटी होते हैं प्लस मेजॉरिटी, ये इलेक्ट करके, जैसे हम लोग एक नेता चुनते हैं, वैसे ही ये लोग क्या करते हैं, जो ऑनर्स होते हैं यानी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो कुछ लोग को चुनते हैं ताकि वो उनके लिए डिसीज़न ले सकें। और जो रिप्रेजेंटेटिव उनके होते हैं उनको हम लोग कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल। ये क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, कोई भी मीटिंग होती है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें क्या चीज़ें हो रही हैं वो सारी चीज़ें बताते हैं। अब कॉरपोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता क्यों पड़ गई? अब ज़्यादातर क्या होता है, जो BOD होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, उसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं। जब मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स उसमें होंगे तो वो डिसीज़न भी फोकस करेंगे कि अपने ही इंटरेस्ट मिले। तो जो बाकी के ऑनर्स हैं उन लोग के सामने ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, पारदर्शिता रखने के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस का होना आवश्यक हो जाता है, ताकि उसमें जो रूल और रेगुलेशंस बन रहे हैं वो सब बाकी लोग भी उससे अवगत रहें। हिंदी में आप इसका डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। कॉरपोरेट प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके तहत सत्ता में बैठे लोग यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निगम की निगरानी करते हैं, यानी कि उनका देखरेख करते हैं, उसके साथ साथ उनको लीड करते हैं, उनका नेतृत्व करते हैं, और वो सिस्टम में जो संरचना है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ चेंजेस करके, उसमें कुछ संशोधन करके उसको क्या करते हैं, या फिर तो उस सिस्टम को ख़त्म कर देते हैं, नहीं तो कोई डिसीज़न ऐसा लेते हैं जिसकी वजह से उसमें कुछ बड़ा बदलाव आता है और वो सिस्टम उसको ऑपरेट करने का, जो आपका कॉरपोरेट है उसको ऑपरेट करने में हेल्प करता है। और ये उससे रिलेटेड है, जैसे वो समाज में अगर मान लीजिए आपके घर में रूल रेगुलेशंस ना रहें तो फिर वो सिस्टम अच्छे से नहीं चल पाएगा, घर द्वार भी नहीं चल पाएगा। वैसे ही आपका जो देश है, अगर उसमें रूल्स रेगुलेशंस ना रहें तो वो ठीक से नहीं चल पाएगा। इसलिए हमारे समाज के लिए ताने बाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है किस तरीके से हम काम करेंगे। एक डेफिनेशन दी हुई है, कॉरपोरेट गवर्नेंस इज अबाउट प्रोमोटिंग कॉरपोरेट फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। यानी कि निगम प्रशासन क्या है, ये फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है, यानी कि बढ़ावा देता है कि जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो ट्रांसपेरेंट रहें, और उसके साथ साथ जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं उस पर किसकी जिम्मेदारी बनती है, किसकी जवाबदेहिता बनती है, उसको बढ़ावा दिया जाता है।
सबसे लास्ट में यहाँ पे आपका कंक्लूजन लिखा हुआ है कि जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है एक फॉर्मल सिस्टम है जिसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, चाहे उनकी जवाबदेहिता यहाँ पे लाई जाती है कि स्टेक होल्डर्स के लिए उन्होंने क्या किया है। अब स्टेक होल्डर आई होप आप जानते होंगे, स्टेक होल्डर मतलब होता है हिताधिकारी। एक कंपनी में जितने लोग का इंटरेस्ट है, जैसे वो एम्प्लॉय हो सकता है, वो कस्टमर हो सकता है, सप्लायर है, गवर्नमेंट हो सकती है, लोकल कम्युनिटी हो सकती है, शेयर होल्डर हो सकते हैं, तो वो सब लोग जो कंपनी से जुड़े हुए हैं वो कंपनी के स्टेक होल्डर हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजन की वजह से स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट पर प्रभाव पड़ सकता है, तो क्या होता है, कॉरपोरेट गवर्नेंस उनको अकाउंटेबल बनाती है उस बात के लिए, जो सीनियर मैनेजमेंट है उनको रिस्पॉन्सिबल बनाती है कि आपने जो स्टेक होल्डर्स के लिए डिसीजन लिया है, कंपनी के लिए डिसीजन लिया है, वो स्टेक होल्डर्स के हित में कितना है, वो उनके इंटरेस्ट में। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन हो जाती है, होल्डिंग बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल गोल्स एंड बिटवीन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी गोल। मतलब जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है वो आपका इकोनॉमिक और सोशल गोल के बीच में बैलेंसिंग करता है। जैसे अगर एक कॉरपोरेट समाज में काम कर रहा है तो समाज के कुछ अलग समाज के प्रति उसके कुछ अलग उत्तरदायित्व होंगे, और उसके साथ साथ कॉरपोरेट फ्री में सर्विस देने के लिए तो इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता है, यानी कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जहाँ से उसको लाभ प्राप्त हो, तो उन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम ये करता है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो ऑब्जेक्टिव में 4 टोटल दिया हुआ है यहाँ पे, आप चाहें तो उसको और बना सकते हैं मीनिंग को समझ करके कि इसमें क्या किया जाता है, जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं और जो कंपनी होती है, इन दोनों के लक्ष्यों को एक साथ मिलाया जाता है, जो उनके गोल्स होते हैं उनको एक साथ मिक्स करते हैं, चाहे अलाइन करते हैं, ताकि कंपनी और स्टेक होल्डर्स एक साथ काम कर सकें। नेक्स्ट है टू स्ट्रेंथन कॉरपोरेट फंक्शनिंग एंड डिस्करेज मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट को ये कम करने के लिए और उसके साथ साथ जो कंपनी है वो अपने काम को अच्छे से कर सके, इसको प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट है टू स्पेसिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजर टू एंश्योर गुड परफॉर्मेंस, यानी कि जो मैनेजर्स हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके गुड परफॉर्मेंस को एंश्योर करने का काम करता है, उनके काम को, उनकी जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। और सबसे लास्ट में है टू अचीव कॉरपोरेट गोल्स। ये मैंने बस 4 लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको और बढ़ा सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस, यानी कि निगम प्रशासन का इतिहास। तो निगम प्रशासन का इतिहास वो अलग अलग तरीके से दिया हुआ है कि कब से स्टार्ट हुआ था, जैसे 1968 या 65 ऐसे भी करके है, और भी कई सारे इन्फॉर्मेशंस हैं, तो आप नेट से आराम से पढ़ सकते हैं। बट जो मेन था वो आपका स्टार्ट हुआ था 1991 से। इसमें लंदन स्टॉक एक्सचेंज ने एक कमेटी बनाई थी, कैडबरी कमेटी, जिसको लीड किया था सर एड्रियन कैडबरी। इन्हीं के नाम पर उसका नाम दिया गया था, कैडबरियन कमेटी। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1992 से, जिसमें उन्होंने बताया कि कॉरपोरेट गवर्नेंस की सच में आवश्यकता है। तो और इंडिया में अगर बात किया जाए तो लोग कहते हैं कि जो चाणक्य थे वो पहले ही बता चुके थे कि अगर आप अच्छा प्रशासन चाहते हैं तो जो आपका राजा है उसको प्रजा के प्रति 4 उत्तरदायित्व होते हैं, यानी कि 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सबसे पहला होता है रक्षा, यानी कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने प्रजा की रक्षा करे। दूसरा है अपने प्रजा के संपत्तियों में, अपने उसके प्रजा के वेल्थ में इंक्रीमेंट करे। पालन और था योगक्षेमा, मतलब उनके उद्देश्यों का पालन करे, और योगक्षेमा मतलब होता है उनके जो इंटरेस्ट हैं, जो उनके हित हैं, उनकी रक्षा करे। तो ये सब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रिलेट कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर राजा है, बाकी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो क्या हैं, आपके प्रजा हैं। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले जो शेयर होल्डर्स हैं उनके वेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा। जो पैसा अगर कंपनी में लगा रखा है शेयर होल्डर ने, उसकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करना। उसके साथ साथ जो पैसा लगा हुआ है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। मैंने अगर कंपनी में 100 रुपया लगा दिया तो मैं सोचूंगी कि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, ताकि वो पैसा 100 से 110 रुपया हो जाए, 120 रुपया हो जाए। और जो मैंने पैसा दिया है 100 रुपया, वो मैं कोशिश करूंगी या फिर मेरी ये इच्छा रहेगी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको इस तरीके से लगाएं ताकि वो प्रॉफिटेबल रहे। मतलब 100 का 90 रुपया वो ना हो, 100 का 100 रहे और उसके साथ 110 रुपया हो जाए। और सबसे लास्ट में है सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ, यानी कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके हितों की रक्षा करना, योगक्षेमा। ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में
यहाँ पे पूर्वजों की बात हो रही है, मतलब जब कॉरपोरेट गवर्नेंस 1998 में यहाँ पे आया था, उसके पहले से लोग बात करते हैं कि बहुत पहले भी हमारे पास था, बस उसका प्रॉपर रूल और रेगुलेशन नहीं था। और अगर इंडिया में बात किया जाए तो इंडिया में CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिन्होंने 1998 में सजेस्ट किया था डिज़ायरेबल कोड ऑफ गवर्नेंस, और बिरला कमेटी ने, जिसको सेबी ने अपॉइंट किया था, उसको लीड किया था कुमार मंगलम बिरला ने। इन्होंने सजेस्ट किया था गुड गवर्नेंस को, मतलब कि अगर एक अच्छा प्रशासन रहेगा, या फिर उन्होंने ये बोला उसके साथ साथ कि अगर इंडिया को कॉरपोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता है, तो इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट्स थी वो सबमिट की थी उससे रिलेटेड। तो आई होप आपको इसका इंट्रोडक्शन, कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या है, और उसके साथ साथ उसकी हिस्ट्री समझ में आई हो। नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस, यानी कि निगम प्रशासन का महत्व क्या है। तो निगम प्रशासन के सहायता से धन का निर्माण किया जा सकता है, यानी कि क्रिएशन ऑफ वेल्थ। अब क्रिएशन ऑफ वेल्थ मतलब क्या, कैसे हो सकता है ये? तो अगर कॉरपोरेट गवर्नेंस है तो वो क्या होगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको रिस्पॉन्सिबल बनाएगा कि आप प्रॉफिटेबल आउटलेट्स में पैसे लगाएं, और उससे क्या होगा, अगर मेरा 100 रुपया कंपनी में लगा हुआ है तो उसमें इंक्रीमेंट होगा अगर वो प्रॉफिटेबल बिजनेस में लगाते हैं। कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है तो वो कहीं पर भी पैसा लगा सकते हैं। उसके साथ है दूसरा पॉइंट कि अंशधारकों एवं हितधारकों के हितों की रक्षा। तो ये सब पॉइंट्स आप खुद से भी पढ़ सकते हैं कि जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है उसकी सहायता से इंटरेस्ट को बचाया जाता है, जो शेयर होल्डर है चाहे स्टेक होल्डर्स हैं। फिर ग्रोथ में सहायता प्रदान करता है, उसके साथ साथ कैपिटल मार्केट हो गया, इकोनॉमी हो गया, इन सब पे उन सबको डेवलप करने में हेल्प करता है। फिर कंट्रीब्यूट करता है जो एफिशिएंसी होती है बिजनेस में हमारे, अगर कोई रूल और रेगुलेशन ना रहे, अगर आपको बोला ही ना जाए कभी पढ़ने के लिए, चाहे आपके एग्जामिनेशंस ना हो तो आप उसको पढ़ेंगे ही नहीं। अगर अंदर से कुछ मोटिवेशन नहीं आता है, आपको पता नहीं है कि हमको करना क्या है, तो भी आप नहीं पढ़ेंगे। तो उसकी क्षमता या दक्षता को जानने के लिए भी कॉरपोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है समकालीन समाज में, यानी कि जो अभी एट प्रेजेंट हमारी जो सोसाइटी है उसमें आपका जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है वो किस तरीके से हेल्प कर रहा है, चाहे आप निगम प्रशासन कैसे कर सकते हैं। तो इसमें है सबसे पहले कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं उसको डिफाइन करिए। जब आप ऑब्जेक्टिव, जब आपको पता रहता है कि हमको करना क्या है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। दूसरा है डिफाइन द वैल्यू ऑफ सिस्टम, यानी कि जो आपके मूल्य प्रणाली है, आप कौन से मूल्यों को पालन करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करना चाहते हैं, इसको डिफाइन करते हैं तो आप निगम प्रशासन कर सकते हैं। डिफाइन द स्टेक होल्डर, यानी कि जो हितधारक हैं, आप किस कंपनी से संबंधित कितने लोग हैं। फिर है मेंटेन रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, यानी कि अगर शेयर होल्डर आपको कुछ दे रहा है तो आप भी उसके बदले कुछ दीजिए। तो उस जो आपका एम्प्लॉई है अगर वो आपको कुछ दे रहा है तो रिटर्न में आप दीजिए। तो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस को मेंटेन करके रखिए। नेक्स्ट है पारदर्शी बने, यानी कि ट्रांसपेरेंट। कॉरपोरेट वेल के बारे में आप जानते होंगे, मतलब एक पर्दा लगा रहता है कि डिसीजन कौन ले रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, तो वो पर्दा तो रहे लेकिन वो पारदर्शी रहे कि कंपनी के अंदर चल क्या रहा है वो बाहरी पक्षकार भी जाने। बाहरी पक्षकार मतलब यहाँ पे है शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर्स के बारे में। नेक्स्ट है डिफाइन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। जितने लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको कौन कौन से अधिकार मिले हैं, उसके साथ साथ कौन जवाबदेही है शेयर होल्डर्स के पैसे के लिए चाहे किसी भी डिसीजन के लिए, उन सब चीज़ों को डिफाइन किया जाए। जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हैं, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है, उसका पूरा फ़ायदा उठाया जाए। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब होता है कि आप में कुछ विशेष क्या है, कुछ स्पेशल क्या है। मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जो प्रोडक्ट और भी मार्केट में अवेलेबल है, तो आपका प्रोडक्ट कोई क्यों खरीदने जाएगा। तो वो जो मेन कुछ फीचर होता है, जो कोर फीचर होता है या स्पेशल फीचर होता है, उसी से किसी कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत अगर आप उसको अचीव करते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को प्राप्त करते हैं, तो आप बहुत अच्छे से जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। और नेक्स्ट बोलता है कि जज द एम्प्लॉयज़ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज परफॉर्मेंस, यानी कि किसी कर्मचारी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया एक दिन, तो आप उस बेस पर मत जज करिए। किसी एक दिन वो बहुत ख़राब परफॉर्मेंस कर दिया
है तो उसके बेस पर मत करिए, आप उसका औसत निकालिए, एवरेज परफॉर्मेंस उसका क्या है उसके आधार पर उसको जज करिए। नेक्स्ट है प्रेजेंट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जो प्रासंगिक इन्फॉर्मेशन है, जो प्रासंगिक जानकारियां हैं वो जरूर प्रस्तुत की जाएं। उसके साथ है रिलेट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टू द बेंचमार्क, यानी कि जो स्टैंडर्ड आप जिस तरीके से काम को करना चाहते हैं उससे आप कंपैरिजन करते रहिए। जो आपका व्यक्तिगत यानी कि एक इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस है उसको आप अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर करते रहिए, तो एट प्रेजेंट आप बहुत ही अच्छे तरीके से कॉरपोरेट गवर्नेंस को अपनी कंपनी में ला सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस, ये 7 या 8 है। इसमें है सबसे पहला ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता। तो एक कॉरपोरेट में पारदर्शिता होनी चाहिए, यानी कि जितनी भी सूचनाएं हैं वो सटीक होनी चाहिए, यानी कि एडिक्वेट, एक्यूरेट, और उसके साथ साथ समय पर होनी चाहिए। जैसे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो असमय नहीं रहे, टाइम टू टाइम मिलना चाहिए वो इन्फॉर्मेशन शेयर होल्डर को जब उसकी ज़रूरत है। अब प्रॉफिट एंड लॉस कोई भी ईयर के एंड में जानना चाहता है, चाहे बीच में कभी भी जानना चाहता है, तो उसको उस समय वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएं। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता। जो निदेशक मंडल है, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, चेयरपर्सन हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया, उनको जो अकाउंटेबिलिटी है और उसके साथ साथ जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी पूरी तरीके से उनको पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस, ये कहता है कि जो डिसीजन मेकिंग है, जो डिसीजन मेकर है वो बायसनेस पे नहीं होना चाहिए, मतलब वो पक्षपाती ना होकर के एकदम फ्री फील करके तब डिसीजंस को ले और बस अपने आप को ना देखे, यानी कि पक्षपात रहित होना चाहिए। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग, ये आपका रिलेट करता है यहीं से जवाबदेहिता से। तो जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो समय समय से मिलनी चाहिए स्टेक होल्डर्स को, यानी कि विवरण प्रदान करें, उसके साथ साथ प्रतिवेदन है, मतलब दोनों का मीनिंग सेम है। नेक्स्ट है एंश्योरिंग द बेसिस फॉर एन इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी कि एक प्रभावी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आधार सुनिश्चित करना। जब आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर रहे हैं, यानी कि जो रूल्स और रेगुलेशंस बना रहे हैं, उसका मेन बेस क्या है, आप चाहते क्या हैं, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनका स्पष्ट विभाजन होना चाहिए, कानून के अनुसार आप कार्य को करिए, तो उससे क्या होगा, आपका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कन्वर्ट। नेक्स्ट है आपका द इक्विटेबल ट्रीटमेंट टू शेयर होल्डर्स, यानी कि जितने भी अंशधारी हैं उनके साथ न्याय संगत व्यवहार होना चाहिए। जैसे मैंने बताया इसके पहले कि वो कुछ शेयर होल्डर्स माइनॉरिटी हो सकते हैं आपके, कुछ शेयर होल्डर्स जो होंगे वो मेजोरिटी में रहेंगे, तो कंपनी को ऐसा नहीं चाहिए कि सिर्फ मेजोरिटी पे फोकस करे या फिर सिर्फ माइनॉरिटी पे फोकस करे, दोनों आपके लिए बराबर हैं। अगर दोनों में से कोई पैसा नहीं देता तो मे बी आपकी कंपनी ठीक से नहीं चल पाती। तो सभी अंशधारकों के साथ आपको न्याय संगत व्यवहार करना है। नेक्स्ट है द रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स, यानी कि हितधारकों की भूमिका, उनको याद दिलाना चाहिए, चाहे उनको बताना चाहिए कि आपके अधिकार क्या हैं। उसके साथ साथ जो म्यूचुअल एग्रीमेंट हुए हैं कंपनी के बीच में और शेयर होल्डर्स के बीच में, स्टेक होल्डर्स के बीच में, उनके अकॉर्डिंग उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जो बोनस, कोई एम्प्लॉय जब कंपनी में आया तो उसको बताया कि हम हर दिवाली में, हर होली में आपको बोनस देते रहते हैं, कमीशन देते हैं अगर आप बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो ये सब रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए उसको। जितने भी हितधारक हैं उनको बताना चाहिए कि आप चाहें तो हमारी कंपनी में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक्टिवली आप जितने जुड़े रहेंगे कंपनी से, कंपनी के लिए अच्छा रहेगा और कंपनी के लिए जो चीज़ अच्छी है वो आपके लिए अच्छी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये प्रिंसिपल्स में हैं आपके। नेक्स्ट है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी कि कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशंस हैं इन इंडिया, भारत से रिलेटेड है ये। तो ये थोड़ा सा दिया हुआ है कि जैसे हिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ था। स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में ये आप पढ़ सकते हैं कि 1992 में कैडबरी कमेटी आई थी, 91 में आई थी, 92 में उन्होंने रिपोर्ट दिया था और उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा था द सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल, यानी कि कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से कंपनी को नियंत्रित एवं निर्देशित किया जा सकता है। कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है रूल या रेगुलेशन। तो इंडिया में आपका सबसे पहले है कंपनीज एक्ट, जो कॉरपोरेट गवर्नेंस में सहायता प्रदान करती है।
पहली वाली जो कंपनी थी यानी कि 1956 वाली जो कंपनी एक्ट था उसमें रूल्स और रेगुलेशंस नहीं थे कॉरपोरेट गवर्नेंस से संबंधित, लेकिन जो न्यू कंपनी एक्ट आई है उसमें कई सारे प्रोविजंस हैं, कई सारे प्रावधान हैं, जिसमें आपका कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निदेशक मंडल तैयार किया जाएगा उसकी संरचना कैसी होगी। तो कंपनीज एक्ट में बताया गया है कि कम से कम एक महिला उसमें होनी ही चाहिए। अगर 4 लोग मिलकर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना रहे हैं तो उसमें एक महिला जरूर होनी चाहिए। उसके साथ साथ ऑडिट कमेटी होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट भी आपके अंदर होना चाहिए। उसके साथ साथ भी और सारे प्रोविजंस थे, जैसे सबसे पहला है धारा 134 सेक्शन 134 में बताया गया है कि आप जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, चाहे आपके जो सीनियर मैनेजर्स हैं, उनको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक रिपोर्ट लगानी होगी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करके प्रेजेंट किया जाएगा। उसके साथ साथ बताया जाएगा कि जो डायरेक्टर है उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, और उसके साथ साथ कुछ स्पेशल इंसिडेंट्स हो गए, चाहे कंपनी में कुछ घटना हुई है तो उससे संबंधित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक रिपोर्ट लगाएगा जिसके बारे में शेयर होल्डर को जानना अनिवार्य है। नेक्स्ट धारा 177, इसमें बताया गया है कि जितने भी लिस्टेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको क्या है कि वो एक कमेटी बनाएंगे, एक ऐसी कमेटी बनाएंगे जो ऑडिट करती हो। तो धारा 177 आपका ऑडिट कमेटी से रिलेट करता है। फिर है धारा 184। धारा 184 में बताया गया है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो जब कंपनी ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट मीटिंग जो होती है कंपनी की, जो फर्स्ट मीटिंग होगी उसमें वो बताएंगे कि वो किस इंटरेस्ट के साथ कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं, चाहे कंपनी को आगे वो किस तरीके से ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर बोला है विच मैंडेट्स द डायरेक्टर टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट, कंपनी में वो क्यों जुड़ना चाहता है, बॉडी कॉर्पोरेट में क्यों जुड़ना चाहता है, वो अपना इंटरेस्ट बताएगा। आई होप यहाँ तक हर एक चीज़ समझ में आया हो। कोई डाउट होगा तो आप बेझिझक पूछ लीजिएगा, और कोई सजेशन भी होगा तो भी दे दीजिएगा। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट है आपका मेन हेडिंग है ये। बाकी जब भी पहला मेन हेडिंग हम लोग पढ़ें कंपनीज एक्ट 2013, उसमें क्या क्या प्रोविज़न दिया गया है। दूसरा मेन हेडिंग है सेबी गाइडलाइंस, इसमें कई सारे सब हेडिंग्स हैं। तो सेबी को इस्टेब्लिश किया गया था, उसका मेन पर्पस क्या था कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बचाया जाए, उनके इंटरेस्ट को बचाया जाए। तो इसमें सबसे पहला विसल ब्लोअर मैकेनिज़्म, इसको बढ़ावा दिया गया है सेबी गाइडलाइन में। और विसल ब्लोअर मैकेनिज़्म में बाद में एक इस पे लेक्चर भी लूँगी। विसल ब्लोअर मतलब होता है कि आप अपने आप की सुनिए, मतलब जो आपकी आंतरिक शक्तियाँ बोल सकते हैं, चाहे आपकी इनर वॉइस बोल सकते हैं, मतलब आपके मन की आवाज़, आप उसको सुनिए। अगर आपको लगता है कि कंपनी में कुछ फ्रॉड हो रहा है, यानी कि इंटरनल रिपोर्टिंग, अगर आपको लगता है कंपनी के आप बहुत अच्छे से जुड़े हुए इंसान हैं और आपको लगता है कंपनी में कुछ फ्रॉड हो रहा है, तो आप उसको रिपोर्ट करिए। शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ हो रहा है कंपनी में। तो इसको मैं और अलग से पढ़ाऊंगी, बस इतना समझ लीजिए कि इनर वॉइस मतलब इसका होता है कि अपनी मन की बात को सुना जाए, और मन की बात को सुन करके फ्रॉड अगर कुछ हो रहा है कंपनी में तो उसकी रिपोर्ट की जाए। नेक्स्ट है बी पॉइंट, टू गेट शेयर होल्डर्स अप्रूवल फॉर आरपीटी, यानी कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो रहा है, तो उसके लिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना। सी पॉइंट है टू हैव एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन है उसमें कम से कम एक महिला जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्लॉज 35B, इसको ऐड किया गया है। इसमें बताया गया था कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको राइट मिले किस बात का, ई वोटिंग का। ये आपका क्वेश्चन हो भी सकता है कि क्लॉज 35B किससे रिलेटेड है। तो इसमें बताया गया है कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको ई वोटिंग का अधिकार मिले, और साथ ही साथ अगर कोई पर्सन है जो ई वोटिंग नहीं कर सकता, यानी कि उसके पास डिवाइस नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो लिख करके अपने वोट को जमा कर सकता है। नेक्स्ट है क्लॉज 49। क्लॉज 49 आपका रिलेट करता है ऑडिट कमेटी से, यानी कि क्लॉज 49 में बताया गया है कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक ऑडिट कमेटी को बैठाएं, जो वो क्या करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पूरा अच्छे से एनालाइज करें, उस पर चेक करें,
और ये सजेशन हुआ था, चाहे जो क्लॉज 49 था वो ऐड किया गया था जनवरी 25, 2000 में। नेक्स्ट है सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015। इसमें क्या है, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन जो अभी जनता के पास नहीं गई है, लेकिन कोई अंदर का बंदा, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने कोई डिसीजन लिया है जिसको अभी तक पब्लिक में नहीं भेजा है, लेकिन इस अंदर के बंदे ने किसी बाहरी पक्षकार को वो इन्फॉर्मेशन बेच दी, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इस पे उन्होंने रोक लगाई थी, क्योंकि जो अगर डिसीजंस मार्केट में आने से पहले ही मार्केट में आ जाते हैं तो उससे शेयर होल्डर्स को लॉस होता है, इसलिए इस पे रेगुलेशन पे रोक लगाई थी सेबी। नेक्स्ट आपका मेन हेडिंग है तीसरा, स्टैंडर्ड लिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि इन्होंने जो थर्ड मेन हेडिंग आपका है, इसमें बताया गया है कि जितनी भी कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं उनको आवश्यक रूप से अपना नाम कहाँ पे दिखाना है, स्टॉक एक्सचेंज में। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द ICAI। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी इसके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाता है, जिसमें वो बताता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू होना चाहिए और फेयर होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसके साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो सही भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कोड ऑन कॉरपोरेट गवर्नेंस, भारतीय उद्योग संघ, उद्योग परिसंघ। जैसे ये क्या है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे टाटा बिरला की कंपनीज हो गई, टाटा हो गया, तो ये लोग मिल करके इन्होंने एक ग्रुप बनाया था जिसने 1996 में सजेस्ट किया था डिज़ायरेबल कॉरपोरेट गवर्नेंस कोड 1998 में। जैसे ये ग्रुप बना था आपका 1996 में, और उन्होंने सोचा कि कॉरपोरेट गवर्नेंस पे कुछ कर सकते हैं हम लोग, इच्छा लोगों के अंदर रख सकते हैं कि आप चाहें तो खुद अपने कॉरपोरेट को इतने अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं जिससे लोग जो शेयर होल्डर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी रक्षा की जा सके। तो इसमें सब बताया गया था कि आप इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी बना सकते हैं और हाई लेवल पब्लिक कॉन्फिडेंस आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारे सजेशंस दिए गए थे CII के द्वारा, भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। इसमें देखिए हिंदी में वो लिखा हुआ है जो आपका ऊपर है, डिज़ायरेबल कोड कॉरपोरेट गवर्नेंस कोड, स्वैच्छिक सिफारिशों की एक श्रृंखला, 1998 में इसको तैयार की गई थी। नेक्स्ट है कॉरपोरेट गवर्नेंस और उसके साथ उसके ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं स्टेक होल्डर्स के प्रति, या फिर कॉरपोरेट गवर्नेंस किस तरीके से स्टेक होल्डर्स को सुरक्षा प्रदान करता है। तो अगर देखा जाए शेयर होल्डर्स, ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, ये आप आसानी से कर सकते हैं, बस इसको नोट डाउन कर लीजिएगा छोटे छोटे पॉइंट्स को, कि जैसे स्टेक होल्डर्स को अगर देखा जाए तो प्रभावी तथा स्पष्ट संवाद, यानी कि जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, शेयर होल्डर हो गया चाहे इन्वेस्टर हो गया, उसके साथ प्रभावी इफेक्टिव होना चाहिए और उसके साथ साथ क्लियर होना चाहिए। दूसरा है एकरूपता, स्पष्टता और स्पष्टवादी, यानी कि जो भी आप इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करते हैं कंपनी से रिलेटेड, क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ है तो वो चाहते हैं कि वो स्पष्ट रहे, हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। एम्प्लॉयज़ के टूवर्ड क्या रहेगा, तो एम्प्लॉयज़ सोचते हैं कि उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट ना मिले, सब लोग बराबर हैं, सब लोग स्पेशल हैं। नेक्स्ट है पॉलिसीज़ बनानी चाहिए उनको कंपनसेशन के लिए, उनको बेनिफिट्स के लिए, उनके हेल्थ केयर के लिए, उनके इंश्योरेंस के लिए, और भी जो छोटे मोटे बेनिफिट्स होते हैं, चाहे वो हो गया एजुकेशन से रिलेटेड, उनके बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए कि अगर आपको लगता है मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप मैनेजमेंट को आकर के बताइए, अलर्ट करिए मैनेजमेंट को कि मिसकंडक्ट हो रहा है। और सबसे लास्ट में है कि उनके साथ ऑनेस्टली बात किया जाए। नेक्स्ट है आपका टूवर्ड कम्युनिटी, यानी कि जो आपकी सोसाइटी है उसके लिए आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो जैसे आप जानते होंगे कि जो कॉरपोरेट है,
कंपनी होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। अगर आर्टिफिशियल पर्सन है यानी कि हम लोग मान लें कि वो पर्सन है, तो अगर वो रिसोर्सेज सोसाइटी से ले रही है तो वो कंट्रीब्यूट भी करे। तो इसलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कि वो इन्वायरमेंट के लिए कुछ करे, उसके साथ साथ प्रमोट करे हेल्थ केयर को, और सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन ज़रूर दे। नेक्स्ट है टुवर्ड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए क्या जिम्मेदारियां बनती हैं कि गवर्नमेंट ने जो रूल्स और रेगुलेशंस बना रखे हैं, जैसे टैक्सेशन हो गया और बाकी जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उनका कंप्लायंस करना, उनका पालन करना, वो सब गवर्नमेंट के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपका रीजंस फॉर कॉरपोरेट गवर्नेंस फेलियर, यानी कि जो निगम प्रशासन है वो असफल क्यों जाता है। तो इसके टोटल 10 रीजंस मैंने दे रखे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। इसमें बस एक चीज़ मुझे समझाने वाला था, रिस्क ब्लाइंडनेस, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये बिना समझे या बिना जाने कहीं पर भी पैसा लगा देते हैं। जोखिम अंधता यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में इसका, तो मतलब वो रिस्क के बारे में सोचते ही नहीं है, चाहे उसके बारे में जानना ही नहीं चाहते हैं, तो इससे भी पुअर वो आपका कॉरपोरेट गवर्नेंस होता है। बाकी सारे अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि अगर आपका कॉरपोरेट गवर्नेंस अच्छे से नहीं होगा तो उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो टोटल 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है और मैंने उसको कंपैरेटिव वे में लिखा है कि अगर वो गुड रहता तो क्या होता, उसी का उल्टा अगर वो बैड हो जाता तो क्या होगा। तो अगर आपका कॉरपोरेट गवर्नेंस अच्छे से नहीं हो रहा है तो सबसे पहले कहाँ पे जाते हैं हम लोग, जो पब्लिक है हमारी वो बिजनेस के लिए परसेप्शन अपना बनाती है, वो अपना एक दृष्टिकोण बनाती है। अगर गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस है यानी कि कंपनी बहुत अच्छे से संचालन अपना कर रही है, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कर रही है, तो क्या होगा, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो पब्लिक है वो उनके बारे में अच्छा सोचेगी। और वहीं पर अगर वो बैड हो जाता है कॉरपोरेट गवर्नेंस तो पब्लिक का इंटरेस्ट खत्म होने लगता है और उसके साथ साथ गवर्नमेंट आपके ऊपर ज़्यादा निगरानी रखने लगती है। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस इन कॉरपोरेट गवर्नेंस, यानी कि अगर आप कॉरपोरेट गवर्नेंस के जो रूल्स और रेगुलेशंस उसको फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप उसको पूरा करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसके साथ साथ आपकी ग्रोथ होती है। वहीं पर अगर आप उसको नहीं फॉलो करते यानी कि बैड है तो वो क्या करता है, लीड टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनका धीरे धीरे आत्मविश्वास आपसे हटने लगता है। आपसे मतलब होता है कॉरपोरेट, यहाँ पे मैं उसको आपसे करके बोल रही हूँ, तो कॉरपोरेट से वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे हटने लगता है और डिक्रीज हो जाता है, जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो धीरे धीरे गिरने लगती है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ शेयर होल्डर्स कॉन्फिडेंस, जो शेयर होल्डर्स कॉन्फिडेंस बना के रखे हुए हैं कंपनीज पे वो धीरे धीरे उनका ख़त्म हो जाता है। और इसी से मिलता जुलता है आपका ये दूसरा, अगर इनका कॉन्फिडेंस लो हुआ, एक तो वो अपना पैसा निकालने लगेंगे कंपनी से, और जब ये अपना पैसा निकालेंगे कंपनी से, पैसा निकालने का मतलब क्या है, अपने शेयर को किसी और को बेच देंगे, और जब ज़्यादा मात्रा में वो मार्केट में शेयर जाने लगेगा तो क्या होगा, कंपनी के शेयर्स की वैल्यू डाउन होने लगेगी। और जब वैल्यू डाउन होने लगती है तो लोग ये सोचते हैं कि कंपनी बहुत अच्छा नहीं कर रही है। जब बहुत अच्छा नहीं कर रही है तो बाद में कंपनी को पैसा उठाने में मार्केट से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होने लगती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, नहीं समझ में आएगा तो एक बार पूछ लीजिएगा, कोई भी टॉपिक हो। और उसके साथ साथ आप सजेस्ट कर सकते हैं कि एमकॉम में कौन सा टॉपिक है जो आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा है, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड होते रहें। बाकी अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ लीजिएगा। और टाइम ना होने की वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही हूँ, बट कोशिश रहेगी कि वो बनते रहे, तो जुड़े रहिएगा। और नेक्स्ट हमारा होगा टॉपिक बिजनेस एथिक्स पे, यानी कि जो फर्स्ट यूनिट है आपका, और कोशिश रहेगी कि एक वीडियो में वो पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाए। वैसे हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, वो भी कोशिश रहेगा कि मैक्सिमम हम लोग 2 या 3 वीडियो में हर एक सिलेबस को कवर कर ले जाएँ, तो उससे बहुत जल्दी हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और जब थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे वैसे वैसे मैं वीडियोस भी अपलोड करती रहूँगी MCQ सीरीज़ वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2-4 दिन बाद, जब जैसे नोट्स इसका तैयार हो जाता है। धन्यवाद।